हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन चैनल नीलेश जीएस हिस्ट्री पर। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इतिहास की। आज मेरी पहली क्लास होने वाली है। आप सभी लोग नोट्स बनाकर तैयारी करें, आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इतिहास की। इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इस प्राग ऐतिहासिक काल को ही कहा जाता है पाषाण काल। पाषाण काल। और प्राग ऐतिहासिक काल का जो जनक कहा जाता है वो माना जाता है रॉबर्ट ब्रूसफुट को। प्राग ऐतिहासिक काल को किस नाम से जाना जाता है? पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। इसमें हम पत्थरों से संबंधित चीजों को पढ़ने वाले हैं। तो पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 पुरा पाषाण काल, उसके बाद पुरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल के बाद नव पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल को ही कहा जाता है ताम्र पाषाण काल। यहाँ पर जो मुख्य खोजें हुई थी वो कौन कौन सी खोजें थी? तो पुरा पाषाण काल में आग की खोज, आग की खोज। मानव ने सर्वप्रथम आग की खोज की थी पुरा पाषाण काल में। और मनुष्य औजारों का भी प्रयोग करता था, पत्थर के औजार बनाता था, जिसमें सबसे पहला जो औजार था वो था कुल्हाड़ी। इसके बाद मध्य पाषाण काल की बात की जाए तो यहाँ पर छोटे छोटे औजार प्रयोग करने लगा था मानव। छोटे औजार और अंत्योष्टि कार्यक्रम। अंत्योष्टि कार्यक्रम। अब अंत्योष्टि कार्यक्रम क्या होता है? तो अंतिम संस्कार को ही कहा जाता है अंत्योष्टि कार्यक्रम। टोटल जो संस्कार होते हैं वो टोटल संस्कारों की संख्या होती है 16, जिसमें अंतिम जो संस्कार होता है वो होता है दाह संस्कार। तो इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? मध्य पाषाण काल से। आग की खोज किस काल में हुई थी? पुरा पाषाण काल में। नव पाषाण काल की यदि बात की जाए तो यहाँ पर खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। उसके बाद मनका मिला था, कुत्ता, कुत्ता, मनका, और यहाँ पर मनुष्य पहिया का भी प्रयोग करने लगा था। उत्तर पाषाण काल के अंतर्गत तांबा धातु की खोज हो चुकी थी, इसीलिए इसे कहा गया था ताम्र पाषाण काल। इसके बाद यदि बात की जाए कि मनुष्य द्वारा जो खेती की गई थी वो सबसे पहले गेहूं और जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ये साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए थे? तब सही आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। और मेहरगढ़ जगह कहां पर पड़ती है? पाकिस्तान। मेहरगढ़ पाकिस्तान। 2 पहाड़ियां पड़ती हैं यहाँ पर, सुलेमान और किरथर। सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच सबसे पहले गेहूं और जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। पहली फसल थी वो थी जौ, दूसरी फसल थी वो थी गेहूं। और यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि मेहरगढ़ किस देश में पड़ता है, तब सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। किन पहाड़ियों के बीच में ये कृषि हुई थी? तब सही आंसर हो जाएगा सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच। चावल के साक्ष्य यदि पूछा जाए, चावल के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए थे? तब सही आंसर हो जाएगा कोल्डीवा, प्रयागराज। तो कृषि में सबसे पहले जो साक्ष्य मिले थे वो मिले थे जौ और गेहूं के। और ये साक्ष्य कब मिले थे? तो 7000 ईसा पूर्व। मानव ने सर्वप्रथम चित्रकारी की थी और सबसे पहले जो मानव ने चित्र बनाया था वो चित्र कहां पर बनाया था? तो भीमबेटका। भीमबेटका। और भीमबेटका कहां पर स्थित है? तो रायसेन। रायसेन जिला पड़ता है मध्य प्रदेश में।
तो भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? तो शैल चित्रों के लिए। मनुष्य द्वारा चित्र कहां पर बनाए गए थे? भीमबेटका में। भीमबेटका कहां पर स्थित है? रायसेन। इसके बाद हम बात कर रहे हैं आदि ऐतिहासिक काल की। प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में यहाँ पर किसी प्रकार की कोई लिपि का विकास नहीं हुआ था, इसलिए इसको पढ़ा भी नहीं गया था। इसे पाषाण काल कहा गया, क्योंकि यहाँ पर पत्थरों से संबंधित चीजों को हम लोगों ने पढ़ा है। इसके बाद आदि ऐतिहासिक काल की यदि बात की जाए तो यहाँ पर लिखित साक्ष्य प्राप्त थे, लेकिन क्या लिखा था ये किसी को पता नहीं था। तो लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं यहाँ पर, लेकिन इसे पढ़ा नहीं गया था, और इसका जनक कहा जाता है जॉन मार्शल को। आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सबसे पहले पढ़ने वाले हैं सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता। और सिंधु सभ्यता, ये जो नामकरण हुआ था, सिंधु नदी के आसपास ये सभ्यता फली फूली थी, इसलिए इसका नामकरण रखा गया था, इसका नाम सिंधु सभ्यता। और सिंधु सभ्यता के अंतर्गत सबसे पहले जो खुदाई हुई थी वो हुई थी हड़प्पा में, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा की खोज कब हुई थी? तो 1921 में। इसका यदि पूछा जाए कि सबसे पहले जानकारी किसने प्रदान की थी, जानकारी, तब सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स मैसन। और इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया था? जॉन मार्शल। और खुदाई किसने कराई थी इसकी? तो दयाराम साहनी। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तब सही आंसर हो जाएगा रावी नदी के तट पर स्थित है हड़प्पा। तो सिंधु सभ्यता के अंतर्गत सबसे पहले खुदाई कहां पर हुई थी? हड़प्पा, इसीलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी। सबसे पहली जानकारी किसने दी थी? चार्ल्स मैसन ने। हड़प्पा का नामकरण किसने किया था? तब सही आंसर हो जाएगा जॉन मार्शल। खुदाई, तो खुदाई दयाराम साहनी। और यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहा जाता है? तब सही आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो सिंधु सभ्यता शहरी सभ्यता थी। शहरी सभ्यता। आकृति इसकी कैसी थी? तो त्रिभुजाकार। और यहाँ पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? तो भाव चित्रात्मक लिपि का प्रयास किया गया था, प्रयोग किया गया था। और भाव चित्रात्मक लिपि को सबसे पहले पढ़ने का जो प्रयास किया था वो किया था बैडेन महोदय। तो सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तब सही आंसर हो जाएगा शहरी सभ्यता। इस आकृति कैसी थी? तो त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता में कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया? भाव चित्रात्मक। और भाव चित्रात्मक लिपि को सबसे पहले पढ़ने का प्रयास किया था बैडेन महोदय ने। सिंधु सभ्यता की यदि विस्तार की बात की जाए तो इसका विस्तार जो था पूरब से पश्चिम का कितना विस्तार था? पूरब से पश्चिम। तब सही आंसर हो जाएगा 1600 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण का कितना विस्तार था? उत्तर से दक्षिण, आंसर हो जाएगा 1400 किलोमीटर। यदि बात की जाएगी हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी पॉइंट कौन सा था? तब सही आंसर हो जाएगा आलमगीरपुर। ये आलमगीरपुर कहाँ पर स्थित है? तो यूपी में। और किस नदी के तट पर स्थित है? तब सही आंसर हो जाएगा हिंडन नदी। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी पॉइंट कौन सा है? तब सही आंसर हो जाएगा सुतकांगे डोर। और ये कहाँ पर स्थित है? तो बलूचिस्तान। और सुतकांगडोर किस नदी के तट पर स्थित है? तब सही आंसर हो जाएगा
दास्क नदी। हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है? मांडा। और मांडा कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर। किस नदी के तट पर स्थित है? तब सही आंसर हो जाएगा चेनाब नदी। हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है? दैमाबाद। और दैमाबाद किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र। और किस नदी के तट पर स्थित है? तब सही आंसर हो जाएगा प्रवरा नदी। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी पॉइंट आलमगीरपुर। आलमगीरपुर किस नदी के तट पर स्थित है? हिंडन। और गाजियाबाद जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तब सही आंसर हो जाएगा हिंडन नदी। सुतकांगडूर किस नदी के तट पर स्थित है? दास्क नदी, मांडा, चिनाब नदी और दैमाबाद प्रवरा नदी। अब हम बात कर रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता से जो प्रमुख अवशेष हड़प्पा में जब खुदाई हुई थी तो कौन कौन से अवशेष मिले थे? कुम्हार का चाक। कुम्हार का चाक कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो हड़प्पा से। उसके बाद अन्नागार। अन्नागार, श्रमिक आवास, RH 37 कब्रिस्तान, मातृ देवी की मूर्ति। मातृ देवी की मूर्ति, ओखली। ओखली के बाद ताबूत और स्वास्तिक चिन्ह। ये प्रत्येक चीज़ें प्राप्त हुई थी हड़प्पा से जिस टाइम पर हड़प्पा की खुदाई हुई थी। तो कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास, RH 37 कब्रिस्तान, मातृ देवी की मूर्ति, ओखली, ताबूत और स्वास्तिक चिन्ह, ये कहाँ से प्राप्त हुए थे? तब सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा से। और यदि बात की जाए कि मोहनजोदड़ो किस देश में स्थित है? तब सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है मोहनजोदड़ो। अब हम बात कर रहे हैं चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तब सही आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। और इसकी खोज किसने की थी? गोपाल मजूमदार। मजूमदार। तो नदी यदि पूछी जाए तो सिंधु नदी, और खोजकर्ता यदि पूछा जाए तो सही आंसर हो जाएगा गोपाल मजूमदार। अब यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए थे या कौन कौन से अवशेष यहाँ से मिले थे? तो चन्हूदड़ो से मिला था सुई और धागा। सुई, धागा, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता। पीछा करता हुआ कुत्ता, स्याही की दावात और अलंकृत मटका। और यहीं से प्राप्त हुआ था लिपस्टिक, बिंदी, शीशा। जितने भी चीज़ें थी वो चन्हूदड़ो से ही प्राप्त हुई थी। सुई, धागा, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, शाही दावात और अलंकृत मटका, कंगा, शीशा, सबके सब कहाँ से प्राप्त हुए थे? चन्हूदड़ो। किस नदी के तट पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। और इसकी खोज किसने की थी? तब आंसर हो जाएगा गोपाल मजूमदार। चन्हूदड़ो किस देश में स्थित है? तो पाकिस्तान। अब हम बात कर रहे हैं रोपड़। रोपड़। रोपड़ किस नदी के तट पर स्थित है? तब सही आंसर हो जाएगा सतलज नदी। और यहाँ से हम लोगों को प्राप्त होता है कि मालिक के साथ जानवर को दफना दिया जाता था। यदि मालिक की मृत्यु हो जाती थी और उसके पास यदि कोई जानवर था तो उस जानवर को भी मालिक के साथ दफना दिया जाता था। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो रोपड़ से। और रोपड़ किस नदी के तट पर स्थित है? तब सही आंसर हो जाएगा सतलज नदी। अब हम बात कर रहे हैं बनवाली। बनवाली किस नदी के तट पर स्थित है? तब सही आंसर हो जाएगा रंगोई नदी। और यहाँ से पता लगता है कि जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं थी।
जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं थी और यहाँ की जो सड़कें थी वो सड़कें थी टेढ़ी टेढ़ी मेढ़ी सड़कें। इस चीज़ की जानकारी कहाँ से मिलती है? तब सही आंसर हो जाएगा बनवाली। बनवाली किस नदी के तट पर स्थित है? रंगोई नदी। रोपड़ किस नदी के तट पर स्थित है? सतलज नदी। और चनुधड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तब सही आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। और चनुधड़ो किस देश में स्थित है? तब आंसर होगा पाकिस्तान। और हड़प्पा जो स्थित था वो था पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है हड़प्पा। अब हम बात कर रहे हैं मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को कहा जाता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो को ही कहा जाता है सिंध का नखलिस्तान। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तब सही आंसर हो जाएगा सिंध नदी। और इसकी खोज कब हुई थी? तो 1922। खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी। आर.डी. बनर्जी का पूरा नाम है राखलदास बनर्जी। तो मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई? तब सही आंसर हो जाएगा 1922। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। और सिंध का नखलिस्तान किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 और किसके द्वारा की गई थी? आर.डी. बनर्जी यानी कि राखलदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो में जिस टाइम पर खुदाई हुई उस समय मोहनजोदड़ो से कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए थे? तो यहाँ पर स्नानागार। स्नानागार। उसके बाद अन्नागार। हड़प्पा से भी अन्नागार प्राप्त हुआ था और मोहनजोदड़ो से भी, लेकिन मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा अन्नागार प्राप्त हुआ था। इसके बाद में बात कर रहे हैं चौड़ी सड़कें। चौड़ी सड़कें। पुरोहित आवास। पुरोहित आवास। सूती वस्त्र। सूती वस्त्र। सूती वस्त्र के बाद पशुपति की मूर्ति और यहीं से प्राप्त हुआ था मंगोलियन पुजारी की मूर्ति। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृत्यु का टीला और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 राखलदास बनर्जी। अवशेष मिले थे स्नानागार, अन्नागार, चौड़ी सड़कें, पुरोहित आवास, सूती वस्त्र और पशुपति की मूर्ति। कालीबंगा। कालीबंगा। कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है? तब सही आंसर हो जाएगा घग्गर नदी। और कालीबंगा की खोज किसने की थी? बी.के. थापर। और कालीबंगा से कौन कौन से अवशेष मिले थे? तो हल और जुता हुआ खेत। यहीं से हमको यज्ञ की जानकारी मिलती है कालीबंगा से। और यहाँ से मिली थी चूड़ियाँ। तो चूड़ी, यज्ञ, जुता हुआ खेत, हल, ये सब के सब चीज़ें कहाँ से प्राप्त हुई? कालीबंगा। कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है? तब आंसर हो जाएगा घग्गर नदी। और कालीबंगा की खोज किसने की थी? बी.के. थापर ने। इसके बाद हम बात कर रहे हैं धौलावीरा। धौलावीरा। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। और कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। धौलावीरा गुजरात। धौलावीरा किस नदी के तट पर स्थित है? तब सही आंसर हो जाएगा लूनी नदी। इसके बाद एक और स्थल है जिसका नाम है सुतकांगे डोर। सुतकांग डोर से कौन कौन सी चीजें प्राप्त हुई थी? तो घोड़े के कंकाल। घोड़े का कंकाल और कलश समाधान। कलश समाधान।
मतलब मरने के बाद व्यक्ति को दफना दिया जाता है। उस चीज़ की जानकारी कहाँ से मिली थी? सूतकांगडोर। और घोड़े के कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए थे? तब सही आंसर हो जाएगा सूतकांगडोर। अब हम बात कर रहे हैं लोथल। लोथल। लोथल कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में। और लोथल से कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई थी? तो विदेशी व्यापार की जानकारी कहाँ से मिली? विदेशी व्यापार। और बंदरगाह शहर हुआ करता था लोथल। बंदरगाह शहर लोथल, यहीं से प्राप्त हुई थी फारस की मोहर। फारस की मोहर कहाँ से प्राप्त हुई? तब सही आंसर हो जाएगा लोथल से। और यहीं से प्राप्त हुआ था बाट, तराजू। तो बात कर रहे हैं लोथल। लोथल कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में। और लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? तब सही आंसर हो जाएगा भोगवा नदी के तट पर स्थित है। विदेशी व्यापार, बंदरगाह शहर, फारस की मोहर, बाट, तराजू, इन सब की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो लोथल से। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत यदि बात की जाए कि जो मोहर का प्रयोग किया जाता था, मोहर किस चीज़ की बनी हुई थी? तब सही आंसर हो जाएगा सेल खड़ी की। और यहाँ पर एक सिक्का चलता था, उस सिक्का किसका बनाया जाता था? तब आंसर हो जाएगा टेराकोटा का। और ये जो मोहर थी, इस मोहर के ऊपर एक जानवर हुआ करता था जो एक सींग वाला जानवर होता था। तो मोहर किसकी बनी हुई होती थी? सेल खड़ी। और सिक्का किसका बना हुआ होता था? तब आंसर हो जाएगा टेराकोटा। हमें उम्मीद है कि आज की क्लास आप सभी लोगों को समझ में आई होगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक, हैव ए नाइस डे।